वो देखेंगे। और एक वर्चुअल क्लास की सेंस में आज मैं कम यूज़ करने वाला हूँ स्लाइड्स का। आज हम प्रॉपरली इसको पढ़ने वाले हैं। मुझे बता दीजिएगा आपको एक पेंट वर्कशीट जो है आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। जी सर, आ रही है। ओके फाइन। अच्छा, इसके ऊपर हम आज थोड़ा सा काम करेंगे, डिस्कस करेंगे, और ये आपके नोट्स का हिस्सा होंगे, ये वाली जो शीट होगी। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या हैं? वैसे तो हमने इसको प्रैक्टिकल की इम्पोर्टेंस दी हुई है, हमने इसका प्रैक्टिकल भी डिस्कस कर रखा है। वाटर की हार्डनेस लेवल फाइंड करना थ्रू ETTA टाइट्रेशन, वो भी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ही थी। उसी तरह की हम बातें यहाँ करने वाले हैं। हम इसकी मुकम्मल थियरी को पढ़ेंगे, तमाम कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे। और ये पहले वाले जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उनमें कहीं पर भी केमिस्ट्री का टच नहीं था। वो स्टैटिस्टिकल या कुछ क्वालिटी अश्योरेंस टेक्निक्स की एप्लीकेशन थी केमिस्ट्री के फील्ड में, प्रैक्टिकल्स में, लेबॉर्ट्रीज़ में। अब हम एक्चुअली केमिस्ट्री को ही डिस्कस करने लगे हैं। इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, और आगे वाले चैप्टर्स में केमिस्ट्री फिर थोड़ी कम हो जाती है, कुछ और फील्ड्स में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ये तीन लेक्चर्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज के दिन में हम बेसिक इंट्रोडक्शंस की बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफ़ाइन करना आना चाहिए हमें, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है। तो बच्चों, ये है टेक्निक which involves टाइट्रेशन। क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन जो होता है वो किसी अननोन सोल्यूशन का किसी नोन सोल्यूशन के साथ रिएक्शन होता है इंडिकेटर की प्रेजेंस में, और फिर उसके थ्रू हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं किसी अननोन सोल्यूशन की, गिवन सोल्यूशन की। तो क्या टेक्निक विच इन्वॉल्व्स टाइट्रेशन ऑफ मेटल आयोन्स, ख़ास तौर पे ट्रांजिशन मेटल आयोन्स ट्रांजिशन मेटल्स के, जैसे आप ट्रांजिशन मेटल्स को पढ़ रखा आप लोगों ने। अगर आपने FSC में पढ़ा हो 3D सीरीज़, आपको याद होनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर जिंक वाले ग्रुप में कैडमियम और मरकरी आते हैं, कॉपर वाले ग्रुप में सिल्वर और गोल्ड आते हैं, क्रोमियम वाले ग्रुप में मोलिब्डेनम और टंगस्टन आते हैं। ये मशहूर मेटल्स हैं जिनके कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अगर कुछ मेटल्स आपको याद रखना हो तो याद रखिएगा, जो मैंने बोले हैं इनके बारे में आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, या आपको यहाँ पर एक मैं आसान वे भी बता दूँगा इनको याद करने के लिए। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। इन मेटल्स के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जो मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं उनकी टाइट्रेशंस हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस कहेंगे। तो मैंने कहा टेक्निक विच इन्वॉल्व्स टाइट्रेशन ऑफ मेटल आयोन्स विद अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है इसको हम चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। और चिलेटिंग एजेंट, ये चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या होता है, डेफिनेटली हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे आज ही के दिन में। आप इसको आम तौर पर लिगेंड भी कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है या चिलेटिंग एजेंट है इसको लिगेंड भी कहते हैं। तो लिगेंड भी हमारा टॉपिक है, हमने इसको भी पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में इसको लिखता हूँ लिगेंड, जो आपने पहले सुना होगा ये वर्ड। तो क्या टेक्निक विच इन्वॉल्व्स टाइट्रेशन ऑफ मेटल आयोन्स विद अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और चिलेटिंग एजेंट जो कि लिगेंड है इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम मेटल आयोन का कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ टाइट्रेशन करवाएंगे, तो ऐसी टाइट्रेशन को हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। ये एनालिटिकल एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन की या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। तो आप डेफिनेशन के साथ एक लाइन में फर्दर शामिल करेंगे कि ये जो मेथड है इट इज़ एन एनालिटिकल एप्लीकेशन। क्योंकि हम एनालिसिस करेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो इट इज़ एन एनालिटिकल एप्लीकेशन किस चीज़ की, ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस।
रिएक्शंस की एक कैटेगरी वो होती है जिसमें कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं या कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस कहलाते हैं या रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं वो भी आज हम सीखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं ये भी आज हम सीखने वाले हैं। तो बहरहाल पहली बात तो ये है किसी मेटल आयोन, खास तौर पे ट्रांजिशन मेटल आयोन की टाइट्रेशन है कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट के साथ, और ये एनालिटिकल एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्शंस की। और ये डेफिनेशन डेफिनेटली एक लाइन की तो होगी नहीं, आप साथ में कुछ और भी पॉइंट्स उसके अल्टरनेटिव वे में बताएंगे। इस मेथड में हम एक सिंपल आयोन को कॉम्प्लेक्स आयोन में ट्रांसफ़र करते हैं। इन दिस मेथड क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड अ सिंपल आयोन होता है जो वन एटम का हो। जैसे मैंने बोला कॉपर का आयोन, ये सिंपल आयोन होगा, लेकिन हम उस सिंपल आयोन के साथ लिगेंड्स को अटैच करके एक कॉम्प्लेक्स आयोन बना देंगे, और फिर एक हम इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे सिंपल आयोन्स में और कॉम्प्लेक्स आयोन्स में, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम रिएक्शन कंप्लीशन मानेंगे, और उस पॉइंट को हम इंडिकेटर की मदद से फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिन करेंगे। तो वो मेटल इंडिकेटर होंगे। एक वे इंडिकेटर से फाइंड आउट करना होता है उस इक्विवेलेंसी पॉइंट को या इक्विलिब्रियम पॉइंट को, रिएक्शन कंप्लीशन पॉइंट को, या एक मेथड और भी है जिसमें हम कंडक्टोमेट्री इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रोमेट्री इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक्स हैं ये, इंडिकेटर इस्तेमाल करने के बजाय हम कंसंट्रेशन मेजर कर लेते हैं यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैंने बोला इन दिस मेथड अ सिंपल आयोन इज कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म इनटू अ कॉम्प्लेक्स आयोन। फिर जो इक्विवेलेंसी पॉइंट है या जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी रिएक्शन कंप्लीशन पॉइंट है, कि एक सिंपल आयोन जब कन्वर्ट हो रहा होगा कॉम्प्लेक्स आयोन में, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो जब भी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसमें इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। तो इक्विलिब्रियम डेवलप होने का मतलब यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीशन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। याद रखिएगा मेरे ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो कंप्लीशन पॉइंट है वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जबकि किसी इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो कंप्लीशन होती है वो रिएक्शन कंप्लीशन ही होती है। यहाँ पर रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, जब इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टर्म बोलते हैं कंप्लीशन, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टर्म बोलते हैं इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टर्म बोलते हैं कंप्लीशन, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टर्म बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको आप रिवर्सिबल रिएक्शन का अल्टीमेट फेट कह सकते हैं। तो जब कोई हम ये रिएक्शन करवाएंगे टाइट्रेशन ये वाली मेटल आयोन्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए किसी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ, तो सिंपल आयोन कन्वर्ट हो रहा होगा कॉम्प्लेक्स आयोन में, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और रिवर्सिबल प्रोसेस का अल्टीमेट फेट होता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होगा, इसको डिटरमिन करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या तो हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे और कंसंट्रेशन फाइंड आउट करके डिटरमिन करेंगे कि इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ या नहीं। तो आप फिर बताएंगे इसके साथ कि इक्विवेलेंस पॉइंट या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट के आप इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं। और इसी को आप रिएक्शन कंप्लीशन तो यहाँ नहीं कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीशन होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन में। तो इक्विवेलेंस पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग एन इंडिकेटर, यूजिंग इंडिकेटर पर्टिकुलरली, ये मशहूर है। अभी हम देखेंगे कौन से इंडिकेटर हम इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्ट्रोमेट्रिकली, अब इलेक्ट्रोमेट्रिकली का मतलब ये है कि कोई हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कंडक्टोमीटर वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे हम कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करेंगे। जब कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएंगी सिंपल मेटल आयोन की और कॉम्प्लेक्स मेटल आयोन की, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, वहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी तो वो इलेक्ट्रोमेट्रिकली भी हम कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, और वो कंसंट्रेशन मेजर करके फिर हम उनके लिए कुछ कांस्टेंट्स और फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो इस वे में ये जो हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का नाम देते हैं। अभी तक जो आपने सुना है ये डेफिनेशन ही है सब कुछ।
पहले इन्वर्टेड कॉमर्स में तो प्रॉपर वर्ड्स हैं डेफिनेशन के, उसके साथ उसके फीचर्स आप मान लें या उसकी डिस्क्रिप्शन ही मान लें। अभी ये जो हमारे पास है टेक्निक, इसके कुछ और नेम्स भी इस्तेमाल होते हैं। एक तो हमने कह दिया ना कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो इसके अदर नेम्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो आपको इसके अदर नेम्स अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के इसके अलावा क्या नाम होते हैं। एक है जी चिलोमेट्रिक टाइट्रेशंस, चिलोमेट्रिक टाइट्रेशंस, एक ये नाम है चिलोमेट्री, सिर्फ चिलोमेट्री भी कहते हैं चिलोमेट्रिक टाइट्रेशन की बजाय। चिलोमेट्रिक के अलावा चिलेटोमेट्रिक भी कहते हैं, चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये चिलोमेट्रिक और चिलेटोमेट्रिक डिफरेंट वर्ड हैं, लेकिन एक ही टेक्निक के मुख्तलिफ नाम हैं। या फिर इनको हम मोस्ट कॉमनली EDTA टाइट्रेशन भी कहते हैं। एंड EDTA टाइट्रेशन हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो इसी के ऊपर होगा, EDTA टाइट्रेशन के ऊपर। तो बच्चों ये इसी टेक्निक के मुख्तलिफ नेम हैं, चिलोमेट्रिक टाइट्रेशन, चिलोमेट्री या चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन या फिर EDTA टाइट्रेशंस। यही कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के ये मुख्तलिफ नेम्स आ गए हैं। और एक्चुअली ये जो एनालिटिकल मेथड हम डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं या जो हम डिफरेंट इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अतबार से ये नाम मुख्तलिफ हैं। तो इस मेथड के अंदर जो भी हम इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे या सब्सटेंस इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के तौर पर, उसको हम चिलोन कहते हैं, चिलोन। तो एक टर्म जो है वो चिलोन है, वो क्या है कि जो भी हम साथ में कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो मेटल आयोन को, सिंपल आयोन को कॉम्प्लेक्स आयोन में कन्वर्ट करेगा, उसको हम चिलोन बोलेंगे। तो ये देखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, साथ में इसको भी बताना है। एजेंट used in these titrations is known as चिलोन। ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का नाम है। और इसके अलावा जब ये बनेंगे कॉम्प्लेक्सेस जो बनेंगे चिलोन्स के साथ, मेटल आयन और चिलोन के रिएक्शन से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको चिलेट कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, वो कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स आयन होगा, तो हम उसे कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ओनली कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ मेटल आयन विथ चिलोन इज कॉल्ड चिलेट। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स के से इंट्रोडक्शन है। आपको ये बताया गया है टेक्निक्स जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इसके अदर नेम चिलोमेट्रिक टाइट्रेशन भी है, चिलोमेट्री भी है, चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी है, EDTA टाइट्रेशन भी है। यहाँ पर जो हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे जो मेटल आयोन के साथ कंबाइन होके उसको कॉम्प्लेक्स आयोन में कन्वर्ट कर देगा, उस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का नाम होता है चिलोन। और वहाँ से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कॉम्बिनेशन बनता है मेटल आयोन से और चिलोन से, उसको चिलेट कहते हैं। या उसी का नाम एक्चुअली मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होता है, मेटल कॉम्प्लेक्स भी होता है, चिलेट कंपाउंड भी होता है, कॉम्प्लेक्स आयोन भी होता है। इस चीज़ को हम एक रिएक्शन अंदाज में भी शो करने वाले हैं, ज़रा गौर से देखेंगे। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। यस जी सर। ओके अच्छा बताएं, जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हो, ये जो हम पढ़ रहे हैं चिलोमेट्री, इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। जी रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है। आपको कहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट को आपने डिटरमिन करना है, इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटरमिन करना है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, राइट। और उसी पॉइंट को एक्चुअली आपने फाइंड आउट करना है, वही अल्टीमेट फेट होगा यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स आयोन बन रहे होंगे फ्रॉम द सिंपल आयोन्स। तो कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है कॉम्प्लेक्स आयोन की जो मेटल के साथ बनेगा, और कॉम्प्लेक्स आयोन जो बनता है उसको चिलेट कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट उसको चिलोन कहते हैं। इसमें चिलोमेट्रिक या चिलोमेट्री नाम आ रहे हैं इनके।
अच्छा, अब एक रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन सेंस में है, जैसे हम आम तौर पे केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखते हैं, तो ये है भाई मेटल आयोन। ये जो मेटल आयोन है इट विल कंबाइन विद अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ये जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है इसके साथ ये मिलेगा, और ये किस चीज़ की मौजूदगी में रिएक्शन कंप्लीट होगा? ये मेटल इंडिकेटर या फिर जो कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास जो फर्दर बनेगा उसको हम कहेंगे चिलेट। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे चिलेट। अब ये जो मेटल आयोन है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेटल इंडिकेटर की प्रेजेंस में ये होगा ये रिएक्शन। तो मेटल आयोन है और क्या चीज़ है? मेटल आयोन के अलावा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है और मेटल इंडिकेटर है, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो चिलेट जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर है। अब ये जो मेटल आयोन है इसके लिए हम दो और भी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं बच्चों। इसको एनालाइट भी कहते हैं जिसका हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, या फिर इसी को हम केटाइन भी कहते हैं, क्योंकि मेटल का आयोन हमेशा केटाइन की सूरत में होगा। तो इसके दो नाम और भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कहीं पर जब आप पढ़ रहे होंगे ना मुख्तलिफ जगह पर टॉपिक्स में, तो अगर कहीं पर वर्ड केटाइन इस्तेमाल हुआ है तो वो भी मेटल आयोन के लिए हो रहा है। अगर कहीं पर वर्ड एनालाइट इस्तेमाल हुआ है तो वो भी इसी मेटल आयोन के लिए ही नाम इस्तेमाल हो रहा है। जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है इसके कई नेम और हैं, थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बोले हैं शायद। तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को एक नाम तो देते हैं चिलॉन, दूसरा नाम इसका है लिगेंड, तीसरे नंबर पे हम इसको चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं, जो चिलेट बनवाएगा, चिलेटिंग एजेंट। चौथे नंबर पे हम इसको सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट भी कहते हैं। सीक्वेस्ट्रिंग क्या होता है ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट भी हम इसको कहते हैं। और ये जो मेटल इंडिकेटर है ये एक्चुअली एक और भी टेक्निक होती है, उनको पीएम इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ये जो पीएम है ना इसका भी हम मीनिंग सीखेंगे, अभी आपको शायद इसका नहीं पता चलेगा। तो पीएम इंडिकेटर्स भी हम इनको कहते हैं। ये अल्टरनेटिव नेम्स हैं इन सारे टर्मिनोलॉजी के जो रिएक्शन में इस्तेमाल हुए। रिएक्शन अगर सिंपल वे रिएक्शन को देखें तो ग्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं मेटल आयोन मिलता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ, तो चिलेट बना देता है। चिलेट क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में हम सीखने वाले हैं, और ये रिएक्शन कंप्लीशन हम डिटरमिन करते हैं मेटल इंडिकेटर से। अच्छा, जो चिलेट बना है इसके भी मुख्तलिफ नाम है। इसका एक नाम है कॉम्प्लेक्स आयोन, दूसरा नाम इसका है मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पे इसका नाम है मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी मेटल का और सॉरी जो है ना थोड़ा मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी मेटल जो है उसमें कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसलिए उसको मेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और चिलेट कंपाउंड भी इसका नाम यूज होता है, चिलेट कंपाउंड। तो दीज आर द नेम, दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द मेटल आयोन के मुख्तलिफ नाम, एनालाइट या केटाइन, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के लिए चिलोन या लिगेंड या चिलेटिक एजेंट या सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट। और मेटल इंडिकेटर का दूसरा नाम पीएम इंडिकेटर भी है, जो मेटल की एक्चुअली कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वैसी टर्म है जैसे पीएच होता है, जैसे पीओएच होता है, जैसे पीकेए होता है, जैसे पीकेबी होता है, जैसे पीकेडब्ल्यू होता है। ये पीएम है। जैसे हाइड्रोजन आयोन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो पीएच कहलाता है, तो मेटल आयोन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेंगे तो पीएम कहलाएगा। इस बात को मैं चाहता हूँ आप में से कोई बच्चा रिपीट करे ताकि मुझे आपकी केमिस्ट्री सेंस का भी पता चले। सारा ही जितना आपने पढ़ाया है। नहीं, सिर्फ पीएम के बारे में बताओ कि पीएम के बारे में क्या बताया मैंने। सर पीएम के बारे में आपने कहा कि हम मेटल इंडिकेटर को पीएम इंडिकेटर भी कहते हैं। ये वैसे ही है जैसे पीएच, पीओएच, पीके एक्सेट्रा। तो पीएच का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयोन कंसंट्रेशन। और ये नेगेटिव लॉग ऑफ मेटल आयन कंसंट्रेशन। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है ना जब इक्विलिब्रियम डेवलप होना है।
तो उसको हम प्रेजेंट किस फॉर्म में करेंगे, हम उसको पीएम की फॉर्म में वैल्यूज़ को लेकर आएंगे। तो अभी से आपको इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में मालूम होगा, तो आगे आने वाले टर्म्स आप आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा जी, ये इंट्रोडक्शन में ही सारी बातें आ रही हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ये एक जनरल वे रिएक्शन का भी आपने देख लिया है। अच्छा, अब ये रिएक्शन जब होता है तो किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बन पाता है। जो मेटल आयन होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, उनका पहले से हमने कोई सोल्यूशन बनाया होता है किसी सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर या किसी और सॉल्वेंट के अंदर। फिर उस मेटल आयन के सोल्यूशन को हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो ये जो है ना एनालाइट, ये मेटल सिंपल मेटल नहीं होगा, ये मेटल आयन का सोल्यूशन होगा किसी सॉल्वेंट के अंदर। तो इसका मतलब मेटल के आयन फ्री नहीं होंगे, पहले वो सॉल्वेटेड होंगे। फिर वो जो सॉल्वेटेड होंगे, अगर वाटर हुआ सॉल्वेंट के तौर पर तो हम उनको कहेंगे वो हाइड्रेटेड है। तो वाटर मॉलिक्यूल फिर रिप्लेस होंगे लिगेंड्स के साथ या चिलोन्स के साथ। तो ये रिएक्शन अकरेंस जो है, अब हम इसको थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है, तो आपने कहना है कि मेटल आयोन्स जिनका हम एक्चुअली कॉम्प्लेक्स मेक करने वाले हैं उनकी बात करने वाला हूँ मैं। मेटल आयोन्स आर solvated in solutions, इसका मतलब ये है that is surrounded by definite number of solvent molecules। अब वो जो सॉल्वेंट होता है, अगर तो वो वाटर है तो फिर हम उसको हाइड्रेटेड आयोन कहते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहने क्या बताया, मेटल आयोन्स आर सॉल्वेटेड इन सॉल्यूशन दैट इज सराउंडेड बाय डेफिनेट नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। खास तौर पे ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है ये 2, 4 या 6 होती है। मोस्टली जो है ये 6 होती है। जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं मोस्टली 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ बनते हैं। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने लिगेंड्स जो हैं वो अटैच हो गए हैं मेटल आयन के साथ। तो 6 के साथ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। जब 6 लिगेंड्स अटैच हो जाते हैं तो जो शेप बनती है वो ऑक्टाहेड्रल बनती है। तो एक सेंटेंस गौर से सुनना है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल। और जब इसका मतलब मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल हैं तो उनमें ज़्यादातर 6 लिगेंड्स जो है वो अटैच होंगे मेटल आयन के साथ। तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो बताया गया है ये 2 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, ये 6 भी हो सकते हैं और मोस्टली 6 होते हैं। तो मेटल आयन जब रिएक्ट करने जा रहा है कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट के साथ तो वो पहले फ्री फॉर्म में नहीं है बल्कि सॉल्वेटेड है, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है मेटल आयन्स आर सॉल्वेटेड इन सॉल्यूशन दैट इज सराउंडेड बाय डेफिनेट नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड फर्मली बाउंड विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। वो जो मेटल आयन है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड है। इसका मतलब उसकी बॉन्ड को अब आपको हटाना होगा और कॉम्प्लेक्स के साथ उसका बॉन्ड बनाना होगा। तो वही रिएक्शन हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होगा, जो यहाँ पर मैंने यूज़ किया था ये वाला कि इट इज़ एन एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। तो लेट्स सी कि ये किस तरह से हट जाते हैं। इसी डिस्क्रिप्शन को, ये जो रिएक्शन के दौरान होने वाले चेंजेस हैं अब हम ये देख रहे हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इस नेक्स्ट पेज के अंदर, ये आप अभी देखेंगे। अच्छा भाई, वो जो पहली बात की है ना कि जो आयन है जिसको हमने कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व करना है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, फ्री फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो सॉल्वेटेड होता है। उसके नॉन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर वाटर ही होता है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि उन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को हटाया जाए और उसकी जगह पर कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लिगेंड को लगाया जाए। तो दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये पिछली स्टेटमेंट की कंटिन्यूएशन है। दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आर रिप्लेस, इनको रिप्लेस किया जाता है किसके साथ, विद
अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ, और आयोन्स के साथ जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होंगे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में असल में यही तब्दीली आती है कि जो पहले वाला सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स को हटाया जाता है, किसी और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को या आयोन्स को उनकी जगह पर रिप्लेस किया जाता है, तो मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है, या फिर मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, या फिर चिलेट बनता है। अब आगे बात हमारे पास कि इसमें जो आयोन्स या मॉलिक्यूल्स रिप्लेस करते हैं पहले वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, उनका नाम है लिगेंड्स। अब लिगेंड की डेफिनेशन तक हम एक्चुअली पहुँचे हैं। द मॉलिक्यूल्स जो रिप्लेस करने वाले पहले वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयोन्स भी हो सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स आयोन्स विच डिस्प्लेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कहाँ से, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेटेड आयोन्स आर कॉल्ड लिगेंड्स, उनको हम लिगेंड्स कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन में मेटल आयोन्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे जो पहले वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर देंगे और उनकी जगह पर आ जाएंगे, तो एक सिंपल आयोन को वो कन्वर्ट कर देंगे कॉम्प्लेक्स आयोन में। तो जो नए आयोन्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनको कहते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स का एक्चुअली अब हमने इंट्रोडक्शन जो है आगे ये मुकम्मल करना है। अब पहला इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लिगेंड्स की बात करने वाले हैं। अब हम लिगेंड्स की बात करेंगे और इसमें एग्जांपल्स भी हम देखेंगे कि लिगेंड्स किस तरह से जो है वो इनको डिस्प्लेस करते हैं और किस तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं, और लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। तो लिगेंड्स की जो ऊपर वाली लाइन है वो तो डेफिनेशन ही है लिगेंड्स की। अब उससे नीचे आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स भी हैं या यही चिलोन्स भी हैं जो थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूँ। तो लिगेंड्स और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, एंड डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, किसको डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आयोन एंड फॉर्म एंड बाइंड विद द मेटल आयोन। तो ये लिगेंड्स हैं, ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे मेटल आयोन को और उनके साथ बाइंड हो जाएंगे और इससे कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो क्या लिगेंड्स और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स and donate the electron pair to metal ion and bind with the metal ion forming metal complex। ये जो लिगेंड्स हैं आपने पहले सुन लिया कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और ये आयोन्स भी हो सकते हैं। तो इनके बारे में तो हम थोड़ी देर बाद फर्दर इसको सीखने वाले हैं, लेकिन अभी एक एग्जांपल जो है वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि किसी हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड मेटल आयोन को हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू अ रिएक्शन, हम कैसे उसको शो करेंगे। तो एक एग्जांपल जो है ये हम देखने वाले हैं। एग्जांपल इस बात की है कि लिगेंड किस तरह से रिप्लेस करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स जो भी आप देखेंगे, जिसमें कॉपर 2 आयन्स को 4 वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया है और उनको रिप्लेस करेंगे 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स। इन कॉम्प्लेक्सेस के नेम भी मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इनके स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी, जो कि कॉम्प्लेक्सेस हैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट वे है। बहरहाल मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको एक प्रॉपर वे जो है वो यहाँ पर नज़र आ जाए। एक स्क्वायर प्लेनर शेप जो है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं।
ये जो आपके पास 4 कॉर्नर्स हैं ये स्क्वायर के कॉर्नर्स कंसीडर करेंगे। सेंटर पे हम मेटल कैटायन को दिखाएंगे। ये इस पेंट शीट में आसानी से ड्रॉ करने का तरीकाकार है। ऐसे ड्रॉ नहीं करना, आप पेन से तो किसी और भी अंदाज में ड्रॉ कर सकते हैं। ये पेंट शीट में जिस तरह का मेरे पास अवेलेबल जो रिसोर्स है उसके मुताबिक इस तरह से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेंट्रल में मेटल आयन दिखाएंगे, कॉपर है ये, और इसने ये हाइड्रेटेड है। 4 वाटर मॉलिक्यूल इसके अराउंड हैं, और वाटर मॉलिक्यूल मेटल आयन के साथ डेफिनेटली ऑक्सीजन के थ्रू बाउंड होंगे। तो आप H2O को इस सेंस में लिखेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं OH2 लिख रहा हूँ, लेकिन आप उसको दूसरी तरफ से पढ़ना शुरू करें तो फिर आपको लगेगा कि हाँ जी ये H2O है। क्योंकि मेटल आयन ने जब अटैच होना है वाटर के साथ तो थ्रू ऑक्सीजन अटैच होना है, तो इसलिए पहले ऑक्सीजन आना चाहिए इस तरफ। तो ये वाले हमारे पास भाई 4 वाटर मॉलिक्यूल दे आर अटैच विद द कॉम्प्लेक्स। अगर तो कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल है तो फिर तो आप उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर वो चार्ज है तो फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके ऊपर चार्ज को भी जाहिर करते हैं। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये चार्ज है, इसके ऊपर हम फिर स्क्वायर ब्रैकेट इसके अराउंड लगाते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगी। अभी ये सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये हाइड्रेटेड मेटल आयन है कॉपर का। अभी ये सिंपल आयन कंसीडर होगा। अभी इसके वाटर मॉलिक्यूल्स को यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को कोई और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो है वो आके रिप्लेस करेगा। वो हमने यहाँ पर अमोनिया कंसीडर करना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट आप कैसे ड्रॉ करते हैं आपको मालूम है। मेरे पास जो मैंने पहले भी बोला कि जो रिसोर्स अवेलेबल है उसके मुताबिक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट आपको आइडिया दिया जाए टॉपिक्स का। तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो 2+ है। उसकी वजह ये है कि सारे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो तो न्यूट्रल हैं, तो जो चार्ज है वो कॉपर का ही है। तो ये बन गया हमारे पास सिंपल आयन, कॉपर हाइड्रेटेड आयन है। और मैंने आपको बोला है, आपने याद रखना है कि ये प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल है। तो आप यहाँ डबल 2 एरोस लगाएंगे, एक जो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करेगा, एक जो रिवर्स रिएक्शन को शो करेगा। तो ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस जो है ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अमोनिया जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर या एक जगह से ये आके बाइंड हो सकता है मेटल के साथ। इसकी जो बाइंडिंग साइट है मेटल के साथ वो ओनली 1 एटम है, तो इसलिए इसको हम मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। तो 4 जगहों पे वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, तो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए इनको डिस्प्लेस करने के लिए, इसलिए हमने 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। अब जो हमारे पास बनेगा, कॉपर तो अपनी जगह पर वैसे ही होगा, वाटर डिस्प्लेस हो जाएंगे, वाटर जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, और हर वाटर मॉलिक्यूल की जगह पे अब एक एक अमोनिया मॉलिक्यूल आपको दिखाई देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन है। ये जो थोड़ी देर पहले हमने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि मेटल आयन था, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट था, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट अब यहाँ पे जो है वो अमोनिया है, और इक्विवेलेंसी पॉइंट अगर हमने मेजर करने की टाइट्रेशन की तरफ जाएंगे तो फिर हमें इंडिकेटर यूज़ करना होगा। ये अब अमोनिया के है मॉलिक्यूल्स, अमोनिया से नाइट्रोजन जो है वो आके अटैच होगा किसके साथ, कॉपर के साथ। तो नाइट्रोजन दिखाएंगे आप इन बॉन्ड के साथ। H3 एक्चुअली NH3 है अमोनिया, यहाँ पर आपको ये सीधे नजर आएंगे NH3 की फॉर्म में। नाउ दिस इनिशियल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द लिगेंड्स, जिनको हम आमतौर पर लिगेंड्स बोल रहे थे वो यही हैं, इनके मुख्तलिफ नाम भी मैंने बता दिए हैं। इसमें भी अमोनिया चूँकि न्यूट्रल है तो जो चार्ज है वो अभी वैसा ही रहेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इसको हम, और स्क्वायर ब्रैकेट लिखने के बाद इसके ऊपर हम चार्ज वैसे ही शो करेंगे। ये एरोस थोड़ा पीछे आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। चार्ज उतना रहेगा क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है, इसमें चार्ज को कोई फ़र्क नहीं डालना, तो चार्ज अभी भी 2+ रहेगा, वो यहाँ ऊपर हम शो करेंगे। जी ये हमारे पास है जी कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, उसकी एग्जांपल है। इसमें अमोनिया मॉलिक्यूल जो हैं दे आर बिहेविंग एज कॉम्प्लेक्सिंग
एजेंट्स या फिर क्या नाम दिया था हमने यहाँ पर, लिगेंड और चिलॉन। लिगेंड या चिलॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन है, जिसमें एक सिंपल आयन जो है वो अब एक कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो गया हुआ है। और ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी नेचर अब हम सीखने वाले हैं कि इनके अंदर जो बॉन्ड्स बनते हैं उन बॉन्ड्स की क्या नेचर है। नेक्स्ट हम यही सीखने वाले हैं, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इनमें जो बॉन्ड होते हैं वो कौन सी टाइप के होते हैं। मोस्टली लोग ये मानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसका हम अगर मिक्स कर लें तो याद रखिए, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन के तरीक़ाकार में मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब बन जाता है तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आइडेंटिकली बिहेव करते हैं, उनके करैक्टर्स एक जैसे हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं फिर कि अ मिक्स ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर मिक्स ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो लेट्स सी इस बॉन्डिंग में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि बॉन्ड्स या तो कोवेलेंट हैं या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। पहली बात हमने ये डिस्कस करनी है। बॉन्ड्स किसके बीच में, बॉन्ड्स बिटवीन मेटल केटाइन एंड लिगेंड आर ईदर ordinary covalent bonds or coordinate covalent bonds, coordinate covalent bonds। तो फिर हम मिक्स बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादातर हम यहाँ अंडरस्टैंडिंग में यही कह सकते हैं कि लिगेंड ने ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है और मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, तो फिर बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो जैसे भी होंगे ना बॉन्ड्स जो हैं, चाहे ऑर्डिनरी कोवेलेंट हों या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हों, इन बोथ टाइप ऑफ बॉन्ड्स द इलेक्ट्रॉन पेयर is donated by या contributed by the ligands। electron pair is contributed by the ligands, ये ध्यान में रखेंगे बस। लेकिन आम तौर पे जो हम बॉन्ड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, कोवेलेंट में हम कहते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन फिर मेटल का होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड की तरफ से होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे ये एक प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर पूरा इलेक्ट्रॉनिक पेयर कोई एक एटम दे दे और दूसरा एक्सेप्ट कर ले तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये दोनों सूरतों में इनको माना जा सकता है, इनको कोवेलेंट भी कहा जा सकता है, इनको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी कहा जा सकता है। लेकिन चाहे इनको कोवेलेंट कहें या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कहें, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिर्फ लिगेंड्स प्रोवाइड करते हैं और जो मेटल आयन्स हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर हम इसकी एक और एग्जांपल जो है वो यहाँ पर देख लें, और एक एग्जांपल के साथ हम फिर लिगेंड्स की टाइप की तरफ मूव करेंगे। एक बड़ी फेमस सी एग्जांपल है जो हेक्सासियानोफेरेट कॉम्प्लेक्स की है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है। उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो आयरन होगा और उसके साथ 6 लिगेंड्स जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल शेप में उसके साथ अटैच होंगे। तो वन मोर एग्जांपल जिसमें हम बॉन्ड्स को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, लिगेंड्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, और कुछ जो चार्ज हम लिख रहे हैं इनके ऊपर वो चार्ज को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी एग्जांपल देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पहले आपने सिर्फ कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखा है, लेकिन मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव वाले कम होते हैं, तो नेगेटिव वाले को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स हम देखने वाले हैं हेक्सासियानोफेरेट। ये बॉन्डिंग के साथ ही आप इसको बता सकते हैं कि उसके अंदर 6 बॉन्ड्स हैं, उनमें से 3 को कोवेलेंट मानते हैं और 3 को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट मानते हैं। तो हम कहते हैं जो बॉन्ड्स हैं फिर हाइब्रिड हो गए, यानी मिक्स हो गए। तो इन हेक्सासियानोफेरेट आयन देयर आर 6 bonds out of which
are considered covalent as coordinate covalent. ओवरऑल बॉन्डिंग क्या होगी फिर? तो द बॉन्डिंग इन हेक्सासियानोफेरेट या अदर कॉम्प्लेक्सेस भी आप कह सकते हैं इज a hybrid bonding hybrid mean mixed hybrid bonding, and all bonds behave identically. All bonds behave identically. अब इसका मतलब आप ईच बॉन्ड को भी कह सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है ये 50% कोवलेंट है, 50% कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, ये 50% कोवलेंट है, 50% कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, ये भी। तो फिर आप ओवरऑल जब 50% यहाँ से 50% यहाँ से 50% यहाँ से 50% यहाँ से, तो फिर स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिकली आप कहेंगे इनमें से 4 में से आधे कोवलेंट आधे कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो हेक्सासियानोफेरेट में से 6 टोटल में से 3 कोवलेंट और 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट। या हर बॉन्ड को आप 50% कोवलेंट कैरेक्टर का मानो और हर बॉन्ड को 50% कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर का मानो। तो जो बॉन्डिंग है वो हाइब्रिड टाइप की बॉन्डिंग है। मैंने कहा इन हेक्सासियानोफेरेट आयोन देयर आर 6 bonds out of which 3 are considered covalent and 3 are as coordinate covalent. So the bonding in hexacyanoferrate is a hybrid bonding and all bonds behave identically. This is very important. हर बॉन्ड आइडेंटिकल है दूसरे के साथ, उसका करेक्टर एक जैसा है। ये बात आपको समझ आई है? हेलो, कोई बच्चा इसको डिस्क्राइब कर दे। बॉन्ड क्या है, हम क्या मानेंगे बॉन्ड्स को? हाइब्रिड मानेंगे, ठीक है। अब यानी हर बॉन्ड का 50% करेक्टर हम मानेंगे कि कोवलेंट है और 50% मानेंगे कि वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। या फिर हम ओवरऑल भी काउंटिंग को देख सकते हैं कि अगर 6 हैं तो हम कह देंगे 6 में से 3 कोवलेंट और 3 जो है वो कोऑर्डिनेट। तो ये वेज हैं दोनों डिस्क्राइब करने के। अब मैं एक्चुअली शेप बनाने वाला हूँ हेक्सासियानोफेरेट की ऑक्टाहेड्रल शेप। यहाँ पर जो आप देखेंगे ये हेक्सासियानोफेरेट कॉम्प्लेक्स देखेंगे और उसकी हम जो ऑक्टाहेड्रल शेप है वो यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ मैं तो इसमें कुछ जो है वो एडिटिंग करूँगा। आप लोग जो है वो पेन से आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, देखें यहाँ सेंटर में जो है वो हमारे पास है आयरन, जो कि सेंट्रल मेटल आयन है। अब इसके जो हमारे पास 6 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर के ऊपर लिगेंड है, दैट इज़ cyano। CN को बोलते हैं cyano, साइनाइड भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक में अगर हम पढ़ेंगे तो इसको नाइट्राइल भी कहते हैं। तो ये नाम आपको मालूम होने चाहिए। लेकिन जब हम लिगेंड्स को यहाँ पर देखेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होंगे उनके नाम O के ऊपर एंड होते हैं। हर लिगेंड का नेम O के ऊपर एंड होगा। तो साइनाइड को cyano बोला जाएगा। OH अगर होगा OH नेगेटिव तो उसको हाइड्रोक्सो बोला जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज जो भी है, जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट को फिर हम बोलेंगे कार्बोनेटो, सल्फेट को बोलेंगे सल्फेटो, ऑक्सलेट को बोलेंगे ऑक्सलेटो। तो जो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स होते हैं उनके नाम O के ऊपर एंड होते हैं। तो साइनाइड को बोलेंगे cyano। तो ये 6 जो हैं ये cyano ग्रुप्स एक ही मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इसमें आप लोगों ने ये बॉन्ड्स भी शो करने हैं, लाइक ये वाला इसके साथ भी, सेंट्रल मेटल एटम के साथ यहाँ से भी और यहाँ से। इसमें जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो आपको एक्चुअली काउंट करने हैं। कुछ वैसे ही शेप को बताने के लिए ये वाले जो हैं ये केमिकल बॉन्ड्स नहीं हैं, ये वो मेटल और लिगेंड में बॉन्ड नहीं है, ये शेप को डिटरमिन करने के लिए ये वाली लाइंस लगाई गई हैं, शेप को क्लियर करने के लिए। अब आप अगर टोटल बॉन्ड्स जो हैं वो काउंट करेंगे तो अभी आपको वो कितने नज़र आ रहे हैं, आयरन के साथ कितने बॉन्ड्स हैं।
बताइए कितने बॉन्ड्स हैं आयरन के साथ? 6 बॉन्ड्स हैं। कोई बच्चा इतना 6 अभी बॉन्ड। ओके गुड, तो फिर वही हेक्सासियानोफेरेट, हेक्सासियानो ये शो कर रहा है कि 6 सियानो ग्रुप हैं। तो 6 में से हमने कहा है कि 3 कोवेलेंट होंगे और 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होंगे, या हर एक इंडिविजुअल बॉन्ड को देखना होगा तो 50% कोवेलेंट मानेंगे और 50% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट मानेंगे। अब कोई बच्चा ये डिटरमिन कर सकता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए? कोई बता सकता है कोई स्टूडेंट इसके बारे में कि इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए? ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, हम इसको ही एक्चुअली आगे सीखने वाले हैं। अगर नहीं बता सकते कोई बात नहीं, हम इसी को ही सीखने वाले हैं। ये ख़ुद से ड्रॉ करने का मतलब ये है कि आप लोग इसको आसानी से अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, अदरवाइज़ तो ये डायग्राम सारी आपको अभी नेट से फ़ौरन मिल जाएंगी इन सारे कॉम्प्लेक्सेस की। लेकिन ख़ुद से ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि आपने इनको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीज़ों को, और कहीं आपको जब ड्रॉ करना पड़ते हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ड्रॉ भी कर लेते हैं। अच्छा भाई, चार्ज के बारे में किसी बच्चे ने सोचा है कि इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और कौन सा होना चाहिए? मुझे लगता है आप लोगों ने केमिस्ट्री भूल गए हो, जो बेसिक केमिस्ट्री है ना वो आप भूल गए। और हेलो बच्चों, बताओ क्या चार्ज होना जी चाहिए? सर। कोई पता चल रहा है, कोई आइडिया मिल रहा है क्या चार्ज होना चाहिए, कैसे डिटरमिन करेंगे? इसके ऊपर चार्ज है जी -3। चलिए आपको चार्ज का पता चल गया, आप बताएं ये फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इसका -3 चार्ज का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा भी है सर बच्चों। हर आपकी हाँ बोलें। Fe जो है आयरन, ये यहाँ +3 स्टेट में है। फेरिक जी, और साइनाइड का -1 हर एक का होगा तो -6, तो इस लिहाज से फिर -3 आएगा। तो इसका मतलब जो चार्ज ऊपर गया हुआ है ना वो है टोटल चार्ज ऑफ द लिगेंड्स माइनस चार्ज ऑन द या माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, ऐसे ही है। ये देखो, जी इसको सर। फाइंड करने का फॉर्मूला जो है ये अभी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आप इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये वो बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तो यहाँ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोई बच्चा बता दे दोबारा से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने क्या बोला है? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सब कुछ इनक्लोज्ड है अलॉन्ग विद स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये चार्ज हम कैसे निकालते हैं? निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल माइनस, नहीं सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स। दैट्स हाउ यू फाइंड। अब इसमें देखिए, इस एग्जांपल के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और प्लस हर लिगेंड का चार्ज जो है वो -1 है, और टोटल लिगेंड्स जो हैं वो 6 हैं। तो अगर हम तो ये रिज़ल्ट क्या बनेगा? +3 और -6 दैट इज इक्वल टू -3। तो जो स्फीयर के ऊपर चार्ज -3 है वो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें हम नाम जो लिखते हैं ना, तो वो कॉम्प्लेक्स के नाम के आखिर के ऊपर आयरन के, सॉरी मेटल के नेम के आखिर के ऊपर हम ATE लगा देते हैं। जैसे फेरम से फेरेट बन गया, और कॉपर से क्यूपरेट बन जाएगा, और मैंगनीज से मैंगनेट बन जाएगा, अर्जेंटम से अर्जेंटेट बन जाएगा। तो अगर ये स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो नेम के एंड के ऊपर ATE लगाते हैं कॉम्प्लेक्स। अच्छा जी, ये आपने बॉन्डिंग के बारे में जो बात सीखी है उसकी भी हमने एक एग्जांपल यहाँ पर शामिल की है। अच्छा, जो नेगेटिव चार्ज है उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है कि टोटल नंबर ऑफ
क्या है टोटल नेगेटिव चार्ज किस चीज़ के बारे में है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स। अब अगर आपको सपोज दैट कि ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम ना हो, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ही मालूम ना हो और ये सामने दिया हुआ है आपको कॉम्प्लेक्स, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट तो बड़ी आसानी से फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे भला? अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है और ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है सामने, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्फीयर माइनस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स। टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स। अब चार्ज ऑफ लिगेंड्स आप कैसे मालूम कर पाते हैं? ये उनकी नेचर के मुताबिक लिगेंड्स जो हैं वो कितना चार्ज रखते हैं, आपको फिर लिगेंड्स के बारे में भी पढ़ना होगा। अगर फ़र्ज़ कर लें हमें ये मालूम ना होता आयरन का मैंने +3 किस तरह से पुट किया है, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इसी में एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर चार्ज है -3, स्फीयर के ऊपर चार्ज है -3, ये तो गिवन ही होगा। इसमें से आपने जो सब्ट्रैक्ट करना है वो लिगेंड्स का टोटल चार्ज है। हर लिगेंड का -1 है, टोटल 6 हैं, तो ये बनेगा -3 + 6 -3 + 6 and result would be +3. तो +3 is the oxidation state of central metal atom in this complex. तो ये एक्चुअली पहले ये तरतीब अप्लाई कर सकते हैं ये वाली, कि पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लें अगर आपको चार्ज दिया है, और अगर चार्ज ना दिया हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया जाएगा, फिर आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपने पहले पढ़ रखी हैं उनके रिवीजन हैं कि ये सेंट्रल मेटल एटम हैं, सराउंडिंग में लिगेंड्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं वो मिक्स बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट बॉन्ड का करैक्टर का जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट शामिल होता है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। चार्ज ऐसे मालूम करते हैं स्फीयर का, ऑक्सीजन स्टेट ऐसे मालूम करते हैं। और ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है एक्चुअली अभी ना कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के साथ। अभी हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जान रहे हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की तरफ बाद में मूव करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूँ लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन। लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन, लिगेंड्स जो हैं वो डेंटेंसी के एतबार से 3 तरह के माने जा सकते हैं, या लोग 2 तरह की भी क्लासिफिकेशन करते हैं। डेंटेंसी क्या होता है, ज़रा गौर से सुनना है, मैंने एक टर्म बोली है डेंटेंसी। डेंटेंसी होता है नंबर ऑफ एटम्स इन द लिगेंड स्ट्रक्चर थ्रू विच इट कैन मेक बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। तो ये मैंने जो बोला है दोबारा बोल रहा हूँ मैं, क्या नंबर ऑफ एटम्स इन द लिगेंड स्ट्रक्चर थ्रू विच इट कैन बाउंड या बाइंड टू द मेटल आयोन या मेटल एटम। किसी लिगेंड के स्ट्रक्चर के अंदर कितने एटम्स हैं जिनके थ्रू वो मेटल आयोन के साथ बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी डेंटेंसी कहलाता है। अगर एक ही एटम है लिगेंड के स्ट्रक्चर के अंदर जिसके थ्रू वो मेटल आयोन के साथ बाउंड हो सकता है तो वो मोनोडेंटेट है। अगर 2 एटम्स हैं जहाँ से वो मेटल आयोन के साथ या मेटल एटम के साथ बाउंड हो सकता है तो वो बाइडेंटेट है। 3 है तो ट्राइडेंटेट, 4 है तो टेट्राडेंटेट, 6 है तो हेक्साडेंटेट। तो मोनोडेंटेट बाइडेंटेट के बाद वाली कैटेगरी को पॉलीडेंटेट कह देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि 3 टाइप की क्लासिफिकेशन कर लो, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। कुछ लोग कहते हैं 2 ही करो, मोनोडेंटेट और बाकी सारे पॉलीडेंटेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को यहाँ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई बच्चा वैसे डिस्क्राइब करके बता दे कि क्या सुना है, कि डेंटेंसी का मतलब क्या है। इसका मतलब है number of atoms in ligand structure through which it binds to the metal ions. For example, monodentate है तो उसमें 1 होगा, didentate है तो 2 हो जाएंगे, ट्राई है तो 3 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, और पहली इससे ज्यादा कैटेगरी होगा तो पोली। पहली मोनोडेंटेट भी कहते हैं, यूनिडेंटेट भी कहते हैं। तो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स का मतलब होगा कि लिगेंड्स कैन बाइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम एट वन प्लेस या थ्रू वन एटम। तो ये है लिगेंड्स विच आर बाउंड टू द मेटल आयोन एट वन प्लेस। आसान कर दी डेफिनेशन को,
एट वन प्लेस। अच्छा, इनको वन टूथ भी कहते हैं। ये लिगेंड्स को वन टूथ, यानी इनका एक ही दांत है जो इन्होंने मेटल आयन के साथ लगाया हुआ, अटैच किया हुआ है। तो वन टूथ ऐसे, सो और वन टूथ लिगेंड्स, ये जो मोनोडेंटेट हैं या यूनिडेंटेट हैं, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास अमोनिया है, ये जो आपने सियानो देखा है ये है, वाटर है, इसकी एग्जांपल देख लें, अमोनिया, वाटर। फिर नेगेटिव में बहुत सारे हैं, सियानो है, हाइड्रोक्सी है, नेगेटिव है, हैलोजेंस हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह, ये सारे के सारे यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट या वन टूथ लिगेंड्स हैं। उसके बाद बाईडेंटेट या फिर मल्टीडेंटेट लिगेंड, जिनको पॉलीडेंटेट भी कहा जाता है, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बाईडेंटेट अलग कर लेते हैं। बाईडेंटेट लिगेंड्स पे बता सकते हैं क्या होंगे? आसान सी बात है। बाइडेंटेट मोनो में वन साइड से अटैच होने के लिए, बाइंड होने के लिए, बाई में दो हो जाएंगे। हाँ, विच कंटेन मोर देन वन ग्रुप। वैसे मोने इसके लिए पॉलीडेंटेट के लिए हो जाएगा, यहाँ पर आप स्पेसिफिकली टू कहेंगे कि लिगेंड्स बाउंड, उसी पहले वाली डेफिनेशन को फॉलो कर रहा हूँ, विच आर बाउंड टू मेटल आयन फ्रॉम टू प्लेसेस, टू साइड्स या टू एटम्स, वो बाइडेंटेट है। इसकी एग्जांपल भी आप इसी में आगे देख लें। इसकी एग्जांपल जो हैं वो हमारे पास सल्फेट है, ऑक्सीलेट है, कार्बोनेट है, और एक यहाँ मशहूर जो हम पढ़ेंगे वो इथाइलिन डाइअमाइन है, जिसको EN कहते हैं। तो मैं अभी बस यही आपको बताने वाला हूँ, बाकी मैंने कुछ बोल दिए हैं। तो इथाइलिन डाइअमाइन, ये जो हम चिलोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, इसमें थोड़ा डिफरेंट है लिगेंड्स के बारे में जो बात है। अच्छा, तीसरे नंबर पे भी मैं यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स वो होंगे जिनकी डेंटेंसी मोर देन टू होगी, क्योंकि मोनोडेंटेट को मैंने अलहदा किया, बाईडेंटेट को अलहदा किया, और इनको हमने अलहदा कर लिया। तो ये ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट और मोर सभी इनके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो विच बाउंड टू मेटल आयन, बाउंड या बाइंड कह लें, बाइंड टू मेटल आयन फ्रॉम मोर देन टू हो साइड्स या प्लेसेस या एटम्स। इसमें सबसे मशहूर एग्जांपल जो है वो एक तो ट्रेन की है। ट्रेन जो है ये ट्राईडेंटेट है, या आप ये टर्म यूज़ करेंगे। ट्रेन का मतलब है ट्राई इथाइल अमाइन। ये हम देखेंगे किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। ट्रेन इसमें आ गया, और फिर आपके पास है EDTA जो एक्चुअली टॉपिक होगा ना, वो EDTA टाइट्रेशंस होंगे। तो EDTA का हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। तो ये हेक्साडेंटेट है, मतलब इसकी डेंटेंसी 6 है। तो 6 डिफरेंट जगह से ये मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, बाउंड हो सकता है। तो इसके साथ हमें अदर एग्जांपल अगर आपने सुननी है तो वो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आप इनको ज़हन में रखेंगे। जैसे हमारे पास मुश्किल नाम है, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइम जो है वो टेट्राडेंटेट है, उसको हम DMG कहते हैं। DMG डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइम, ये जो है ये टेट्राडेंटेट है, विच मीन्स के 4 प्लेसेस से ये
अटैच हो सकता है मेटल आयोन के साथ। तो इसी तरह से मुश्किल बड़ा नाम है, सैलिसिलडोक्साइन, ये ट्राइडेंटेट कैटेगरी में आता है। बेंजीन भी ट्राइडेंटेट है। बहरहाल बहुत सारे और भी हैं ऐसे लिगेंड्स, उनको आप अपने इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं, लेकिन जो एग्जांपल मैंने बताई है इनको भी ज़रा गौर से देखेंगे। अब हम इंट्रोडक्शन जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये कॉम्प्लेक्सेशन से हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। कॉम्प्लेक्सेशन से, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो रिएक्शन होता है ना, मैंने यही लिखा था, इट इज़ एन एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। तो वो जो कॉम्प्लेक्सेशन है उसके बारे में हमारी बात कंप्लीट हुई। अभी हम चिलेशन की तरफ नहीं गए। अब आपको यहाँ पे एक्चुअली समझ आएगा कि जो चिलेशन है ये असल में कॉम्प्लेक्सेशन की एक टाइप है, जिसमें लिगेंड्स जो हैं वो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट हों। अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस हो जिसमें लिगेंड बाइडेंटेट हों या बाइडेंटेट से ज़्यादा डेंटेंसी रखते हैं, मोनोडेंटेट ना हो, तो फिर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेशन होगी उसको चिलेशन कहते हैं। और वहाँ से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको कॉम्प्लेक्सेस कहने के बजाय चिलेट्स कहते हैं। और ये जो लिगेंड्स होंगे ये फिर चिलोन्स कहलाएंगे या चिलेटिंग एजेंट्स कहलाएंगे। ये टर्निंग पॉइंट है हमारे टॉपिक का। मैंने आपको पहले सारा जो समझाया ना, ये कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में समझाया है। तो वहाँ पर जो हमने लिगेंड्स पढ़े वो कॉम्प्लेक्स, हाँ मैं ये रिपीट करने लगा अभी, कि अभी तक जो आपने सुना है ये सारा कॉम्प्लेक्सेस के बारे में सुना है। और अगर तो जो लिगेंड्स हैं वो मोनोडेंटेट ही हों, जैसे हमने अमोनिया को डिस्कस किया इस एग्जांपल में, ये मोनोडेंटेट था। जैसे यहाँ हमने सियानो को डिस्कस किया, ये मोनोडेंटेट था। अगर ऐसे ही लिगेंड्स रहेंगे तो फिर जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे इनको कॉम्प्लेक्सेस ही बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स आयोन्स बोलेंगे या मेटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या मेटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर जो लिगेंड है वो बाइडेंटेट हो जाए या पॉलीडेंटेट हो जाए या मल्टीडेंटेट हो जाए, मोनोडेंटेट ना हो, तो फिर जो ये कॉम्प्लेक्सेस होंगे इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर रिंग्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके स्ट्रक्चर्स के अंदर रिंग्स बनते हैं वो इनको स्टेबल कर देते हैं। तो मोर स्टेबल complex structures which have rings in them, which are formed due to polydentate or bidentate ligands, they are called chillates. And this process is chillation. उस complexation को बोलेंगे chillation. And the ligands which form chillates are called chillating agents या फिर उनको कहते हैं chilons. अब कोई बंदा डिस्क्राइब करे चिलेशन की तरफ किस तरह से हमने टर्न करना है कॉम्प्लेक्सेस से, बता दें। सर हमने कहा कि रिंग बनेंगे, मतलब हमने कहा कि अभी हमने जो पढ़ा वो कॉम्प्लेक्स तक था, ठीक है। अब जब रिंग फॉर्मेशन होगी तो स्टेबलेशन मतलब स्टेबल हो जाएगा ज़्यादा कंपाउंड, ठीक है, और इसको हम चिलेट नेम दे देंगे और इसको चिलेटिंग एजेंट और चिलोन भी कह सकते हैं। एक्चुअली फ़र्क किस चीज़ का पड़ेगा, जो है ना हमारे पास लिगेंड्स वो मोनोडेंटेट से और बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट पॉलीडेंटेट होने से। और और स्ट्रक्चर में पॉलीडेंट क्या फ़र्क पड़ेगा, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के रिंग स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन। रिंग्स फॉर्म हो जाएंगे। और स्टेबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे जो स्टेबल। चिलेट्स होंगे। राइट। तो हम इसी को अब सीखने वाले हैं चिलेटिंग एजेंट्स के बारे में या चिलेट्स के बारे में। चिलेट्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो चिलेट्स पर है और चिलेटिंग एजेंट्स के बारे में है। कुछ लोग इनको मुख्तलिफ अंदाज में बोलते हैं, शायद कोई किलेट बोले या कुछ, चिलेट्स ही हमारे लिए। अच्छा जी, ये कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन कैसा कॉम्प्लेक्स है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ मेटल आयोन with two or more, से ज़्यादा, two or more groups on a multidentate
Dentate means polydentate ligand. Complex of metal ion with two or more groups on a multidentate ligand is called chelate और चिलेट कंपाउंड. सिर्फ चिलेट भी कहते हैं, कंपाउंड भी कहते हैं. अब जो फंडामेंटल डिफरेंस है इनमें, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और चिलेट कंपाउंड में, वो रिंग फॉर्मेशन का है. तो इसमें हम बताएंगे, अब ये तो प्रॉपर डेफिनेशन होगी, कुछ फर्क इसमें हम कहेंगे कि मल्टी डेंटेट, डेफिनेशन में भी था, यहाँ पर भी मल्टी डेंटेट लिगेंड्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स. चिलेट्स के फॉर्मेशन में मल्टी डेंटेट लिगेंड्स इन्वॉल्व होते हैं, मोनोडेंटेट नहीं होंगे. और इसके अलावा देयर आर रिंग्स, क्लोज रिंग्स बोले या साइकिल्स कह रहे हैं, क्लोज रिंग्स इन द स्ट्रक्चर्स के अंदर रिंग्स आ जाएंगे. और ये जो रिंग फॉर्मेशन है, इसका इन्फ्लुएंस ये होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर कि वो उसको ज़्यादा स्टेबल कर देगा. तो रिंग्स इन्फ्लुएंस स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, तो जो चिलेट कंपाउंड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे. अब चिलेट और कैटेगरी भी नाम दी जाती है कि ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें मेटल एटम जो है वो रिंग का मेंबर होता है. तो चिलेट को एक और भी, चिलेट इज अ हेट्रोसाइक्लिक. किसी बच्चे को हेट्रोसाइक्लिक वर्ड का मीनिंग मालूम है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग पता है आपको? कंपाउंड नहीं, ऐसा रिंग जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हो. एक ही रिंग लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना हुआ हो. अगर सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ तो उसको होमोसाइक्लिक रिंग कहते हैं. जैसे बेंजीन रिंग जो सारे कार्बन एटम से बना हुआ है तो वो होमोसाइक्लिक रिंग है. लेकिन यहाँ पर जो रिंग बनेगा वो सारे एटम्स एक टाइप के नहीं होंगे, वो डिफरेंट टाइप के होंगे, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा चिलेट. तो चिलेट इज अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है in which metal ion is a member of the ring, in which metal atom कह लें या ion कह लें is a member. एक रिंग का मेंबर जो है वो मेटल एटम भी है, बाकी लिगेंड्स होंगे. तो मेटल भी रिंग का मेंबर बनता है भाई. आगे हम बताएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट बेटर, मच मोर कह सकते हैं, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिडेंटेट मेटल कॉम्प्लेक्स. यूनिडेंटेट यानी मोनोडेंटेट. अगर यूनिडेंटेट मेटल कॉम्प्लेक्स है तो उसके मुकाबले में ये जो चिलेट कंपाउंड होगा ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, ये काफ़ी स्टेबल होगा. तो अब हमें डिस्कस करना है चिलेटिंग एजेंट को, और फिर सिक्वेस्ट्रिंग को भी हम डिस्कस करेंगे. एक नाम मैंने यूज़ किया था ऊपर, सिक्वेस्ट्रिंग, ये वाला जो था, ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या चिलॉन या लिगेंड या चिलेटिंग एजेंट और सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट. तो अभी हम चिलेटिंग एजेंट को पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली चिलेटिंग एजेंट को, फिर हम सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट को भी पढ़ेंगे. तो चिलेटिंग एजेंट क्या है, लेट्स सी. थोड़ा सा आपको आइडिया हो ही गया है चिलेटिंग एजेंट का कि ये मोनोडेंटेट तो हो नहीं सकता, ये या तो बाइडेंटेट होगा या फिर पॉलीडेंटेट होगा, जिसके स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज़्यादा साइड्स अवेलेबल होंगी और वो मेटल के साथ मिलकर कोई रिंग बनाएगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग. और उस रिंग की फॉर्मेशन में जो मेटल एटम है वो भी रिंग का मेंबर बनेगा. तो हमारा अभी का जो छोटी सी बात हम स्टार्ट कर देते हैं, 5 मिनट रहते हैं, मैं इस वजह से टाइम को भी साथ साथ देख रहा हूँ और आप लोगों से अभी डिस्क्राइब भी करवाना है, किसी अच्छे से रिवाइज भी करने की क्या पढ़ा आज हमने. तो बच्चों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं चिलेटिंग.
चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ये लिगेंड्स ही हैं चिलेटिंग एजेंट्स जो हैं, लेकिन ऐसे लिगेंड्स जिनमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, क्योंकि लिगेंड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो लिगेंड्स more than one on donating groups, more than one electron donating groups, और इसके साथ ये कि have more than one site in the structure and bind to metal ion। स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज़्यादा साइट्स ऐसी हैं जो मेटल आयन के साथ बाइंड हो सकती हैं। तो इसमें अगर आपको एग्जांपल्स देनी हो तो ज़्यादातर अमाइनो और कार्बोक्सिलेट आयन वाले जो हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, वो इसमें चिलेशन कॉज करते हैं। मोस्ट इफ़ेक्टिव जो हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इफ़ेक्टिव कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, इसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्री में मोस्ट इफ़ेक्टिव कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड लिगेंड्स और अमाइनो जो NH या NH2 कंटेन करते हैं, एंड कार्बोक्सिलेट आयन। ज़्यादातर ये वाले जो हैं ये आते हैं चिलेटिंग एजेंट्स में, अमाइनो वाले या कार्बोक्सिलेट वाले। और इसमें थोड़ी देर पहले जो आपने एग्जांपल ली हैं वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल जो हैं कुछ 2-3 जो मैंने नाम लिए थे फिर से मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर। एक तो EDTA है, इसके अलावा DMG है, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, और फिर इसी तरह से हमारे पास ट्रेन है और EN भी है। ये ट्रेन और N जो है ये इथाइलिन डायमीन है। ट्रेन जो है वो इथाइलिन ट्राइअमाइन है, ये इथाइलिन डायमाइन है, ये इथाइलिन ट्राइअमाइन है, ये डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम है, ये आप लोगों को पहले से मालूम है। ये कुछ एग्जांपल हैं जो चिलेटिंग एजेंट्स में आएंगे। अच्छा जी, इसको हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे वेंसडे को। मैंने 2 तरह से इस चैप्टर को डील करने की कोशिश की है। एक ये कि एक तो मैं अपना जो बेसिक, ये जो अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने खुद पढ़े हुए हैं। लाइक जब मैं पढ़ रहा था तो हमने ये टॉपिक पढ़े थे, मैं उन्हीं को ही पढ़ा रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेस्ट वे होगा। एक वे ये है कि मैंने कुछ नोट्स भी आप लोगों के लिए इसके साथ में प्रिपेयर किए हैं। वो नोट्स और इन टॉपिक्स में कुछ परसेंट जो है वो मैचिंग है, कुछ थोड़ा सा परसेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। तो वो नोट्स जो हैं वो भी आपको मैं साथ में शेयर कर दूंगा, लेकिन हमने सीखना इसी तरह से है जैसे आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि क्या बेहतर है। लाइक ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के नोट्स भी मैंने साथ में तैयार करना शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको ये भी उसी तरह से जैसे हम स्लाइड्स बनाते होते हैं, ये बनी बनाई स्लाइड्स मैंने आज कुछ बनाई थी स्लाइड्स, लेकिन इसमें भी उसी तरह की बातें हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं ये सारी बातें बताई गई हैं डिटेल में। ये लिगेंड्स के बारे में बताया गया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कुछ एग्जांपल शामिल की गई हैं। ये फिर आगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का काम हम शुरू करेंगे वेंसडे को, तो EDTA टाइट्रेशन फिर उसमें आ जाएगा। तो ये नोट्स भी अवेलेबल हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। और ये जो शीट मैं पेंट शीट जो है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये भी आपको मैं साथ में भेज दूँगा। अच्छा जी, जल्दी से कोई स्टूडेंट आज के लिए रिवाइज करवा दे कि आज हमने क्या पढ़ा है, मैं तब तक अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ।